वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। दिस इज आयशा उमर। मेरे साथ मौजूद है मिसेस शाहिदा जमील एंड जावेद अजीज़ मसूदी साहब। और ब्रेक में भी हम जिस टॉपिक पे बात शुरू की थी, जहां रुके थे वहां बात करनी हमने रोकी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे आप बच्चे हों बड़े हों, बिकॉज हम बच्चे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो मिसेस जमील, हमने वी स्टॉप्ड एट अ पॉइंट पर यू वर सेइंग कि एथिक्स की कमी और बेसिक तमीज की कमी जो है वो हमें नजर आती है। तमीज एथिक्स है, वो आपको सिखाता है कि किस चीज की क्या कदरें हैं, कदरों का वैल्यूज बताता है। तो इस वजह से फिर जैसे मैं बता रही थी कि फोन आया तो मैंने तो बड़े करके, नाम क्या है, नहीं है, अम्मी जान घर पे नहीं है, बस खत्म। वालिद साहब वहाँ पे एकदम से अब्बाजान ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तरीका नहीं है, तुम्हारी तमीज़ कहाँ है, तुमने वहाँ पे या गुड मॉर्निंग कहो या हेलो कहो या अस्सलाम वालेकुम कहो, मगर तुम्हें एक एड्रेस करना है। उसके बाद जब ख़त्म करती हो तो कहो शुक्रिया और फिर बंद करो। तो एकदम से आपको एक सेंस आता है बच्चे को कि हर चीज़ का एक तरीका होता है। जो तरीका नहीं, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप तरीके भूल जाएं एंड यू जस्ट स्टार्ट, आप एथिक्स छोड़ जाएं। क्यों? एथिक्स आपकी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है। ये बच्चे को एहसास देना कि ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई समझिए आज़ाब नहीं है, ये तुम्हारी इसके अंदर फ़ायदा है, तुम्हारा अपना फ़ायदा है। जब बच्चे को ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगती है ज़िंदगी में, फिर वो बच्चा जब खड़ा होता है, जहाँ जहाँ जाता है वो एक एथिकल अंदाज में हर चीज़ के पेश आता है। बिल्कुल, तो हमेशा बचता चला जाता है। आई एग्री विद यू। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं जिस तरह अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं सलाम किए बगैर किसी से बात नहीं कर सकती, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे वो किसी का घर हो, किसी का चौकीदार हो, कोई ड्राइवर हो। आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विदाउट सेइंग सलाम। शर्म आती है कि अगर ना आप बस जाके बेधड़ आप कहना शुरू कर दें, जी जरा बताएं कि जी वो है आपके पास, यू नो। लेकिन आजकल बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ग्रीट किस तरह करना है एक एल्डर को। कदरें नहीं बताई ना। बिल्कुल। तो जब आप कदरें बताते हैं तो उससे हसास इंसान पैदा होता है। जब कदरें नहीं होती तौहीन समझते हैं, अपना सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है। या अब जैसे हम हमारे फील्ड में भी, अब हम सेट पे किसी जाते हैं और बच्चे बहुत सारे लाइट टेक्निकल स्टाफ है, ये वो, उनको भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सलाम करना है, सीनियर्स अंदर आ रहे हैं, कुछ है, हम जाके सिखा तो रहे होते हैं, लेकिन घरों से ये अपब्रिंगिंग नहीं हुई भी। एहतराम को हम तौहीन समझने लगे। That's what I'm saying. एहतराम और ईगो आ जाता है लोगों का बीच में। अच्छा, तो इसमें बेसिक जो जिसका इनपुट जो होना चाहिए वो पेरेंट्स का है, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि जी हम क्योंकि अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या 10 ट्यूशनों पे भेज रहे हैं, या जी फलां उनका ट्यूटर है, ये उनकी मेड है, तो जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई। नहीं, देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ मेड आप दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। बच्चे की जिसकी जो राब्ता है वो माँ की गोद है और माँ की समझिए कि डीलिंग के साथ, और कोई बच्चे को टच नहीं करना चाहिए। उसके साथ और भी मसले पैदा होते हैं। बेहतर ये है कि ठीक है, आप मेड को, अगर हैं आपके मेड तो आप उनको इस्तेमाल कीजिए कि कपड़े धो दें, चीज़ें धो दें, वो चीज़ें, वो बाकी चीज़ें। बच्चे की हैंडलिंग जो है वो माँ और माँ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बच्चे के अंदर वो एहसास और कॉन्फिडेंस माँ ही डाल सकती है। अच्छा, आप अपनी स्टोरी हमें बता रही थी ब्रेक में मिसेस शाहिदा जमील, दैट चूंकि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको टाइम क्योंकि आप खुद देना चाह रही थी, तो आपने अपनी प्रैक्टिस भी चेंज की। जी बिल्कुल। पहले हम लिटिगेशन करते थे, ठीक है, तो जब हम लिटिगेशन कर रहे हैं तो सुबह सवेरे तो आपको लिटिगेशन जरा आसान लफ्जों में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। अदालत में जाके खड़ा होना है, अदालत में खड़ा होना, केसेस से डील वकालत है। एक है कि आप दफ्तर की वकालत करें, चेंबर प्रैक्टिस, एक है कि आपको जाके बाकायदा अदालत में खड़ा होना। तो हम शुरू में यही कर रहे थे। तो नतीजा यह है कि अब बच्चा जो है उसके दांत निकल रहे हैं, उसको 102 बुखार है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप मेड के हवाले छोड़ के जाएंगे, खुदा ना खास्ता उसमें या किसी और के हवाले, कोई फैमिली मेंबर के। वो बच्चे को एहसास होता है कि माँ की उसकी खुशबू उसको मालूम है, वो उसको एहसास होता है कि उसको छोड़ दिया गया। वो उस वक्त माँ की तलाश में होता है, उसकी अपनी दिल के अंदर कशिश होती, माँ वहाँ पे नहीं है, वो खला महसूस करता है। नतीजा है कि अब देखिए कि छोटा बच्चा दौड़ रहा है, अगर जैसे वो गिरता है, हाथ में चोट आती है, तो माँ के पास दौड़ता है, रोता है, दिखाता है। माँ उसको ज़रा सा फूंकती है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता है। हालांकि दर्द वो चीज़, जख्म वही है। फिर आपने उसको ट्रीट किया, सब चीज़ किया, उसको आपने बोसा दिया, उसको आपने ज़रा सा
अपने गोद में बिठा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, फिर एकदम तोड़ के फिर खेलने लगता है। वो जो नाता है और रिश्ता, जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, जब हमने देखा कि ये नाते के अंदर खलल पैदा हो सकती है, नुकसान होगा, तो फिर हमने चेंबर प्रैक्टिस शुरू की। चेंबर प्रैक्टिस में आप अपनी टाइम दे सकते हैं, क्लाइंट्स को दे सकते हैं, आपको वो प्रेशर नहीं है जो आपको अदालत में जाके हर वक्त सुबह सवेरे से लेके दोपहर तक देना है। जावेद साहब, आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं पेरेंट्स में? आप बात कर रहे थे अभी कि जी टाइम नहीं पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को दे रहे, उसके क्या असरात हम देख रहे हैं इन द सोसाइटी? मैं इस बात को मैडम की बात से कनेक्ट करते हुए और सेकंड करते हुए मैं इसको शुरू करूंगा, क्योंकि बुनियाद तो असल में यही है कि फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, वेयर फ्रॉम वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जितने क्राइम भी अभी दुनिया में हो रहे हैं वो कनेक्ट तो यही हो रहा है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि मैम ने जिस तरीके से जो बात कही एथिक्स की, वो एथिक्स यही है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि मैम मेरी बहुत सीनियर हैं, तो डेफिनेटली मैं इनका नाम भी नहीं लूँगा, ये भी एक एथिक है। तो लिहाजा ये चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। अब माँ एक ऐसा रिश्ता और जज्बा है जो अभी अभी जिस तरीके से आपने फरमाया, माँ की तो सूरत हाल का ये हाल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि गुफ्तगू से उसका लम्स भी जो है ना वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। यानी मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि परवीन शाकिर ने एक ऐसी सिचुएशन इस पर कही है, इस तरीके से कही है कि अगर बच्चा बुखार में है और माँ जस्ट उसको हाथ रख देती है तो वो फरमाती हैं कि जब उसने जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, जब उसने जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो ये तो माँ का एक रिश्ता है अपनी औलाद से। अच्छा, माँ की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि माशरे में जितने भी बड़े लोग हैं वो बिकॉज ऑफ माँ हैं, यानी उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग माँ से ही हुई है और इखलाकियात उन्होंने ही डेवलप की हैं। बाप के मामला जो हैं वो ज़रा माशी नौयत के होते हैं, बिल्कुल, लेकिन इक्वल मेरे तो ख्याल में इनपुट बाप की भी प्रेजेंस बच्चे की जिंदगी में। मैं असल में इसकी क्लासिफिकेशन सिर्फ इस तरीके से करना चाह रहा था कि डेफिनेटली दोनों के बगैर तो ये मामला मुमकिन नहीं है ना। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि माँ के जो मामला होते हैं वो बहुत सारी चीजें जानते बूझते इग्नोर करती है, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सूरत हाल यहाँ पे ये होती है कि जब वो बच्चे को तरबियत करती है तो उसके लिए उसको ये बताती है कि देखो बेटा, ये आपके उठने का वक्त है, ये आपके स्कूल का वक्त है, ये आपके ट्यूशन का वक्त है, और ये भी बता देती है कि बेटा जब आप स्कूल में जाओगे या कॉलेज में जाओगे, फॉर बोथ, यानी बेटे को भी और बेटी को भी, कि भाई आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। फलाने अगर कोई आपको कोई टॉफी देते हैं या कुछ कहते हैं, आपको इनके साथ नहीं जाना है। अब ये लेकिन किस तरीके से पेरेंट्स इस बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा माँ ममता होती है, ममता के मतलब है अंदरूनी तौर पर उस बच्चे के अंदर कशिश, उसमें हसास और उसको एथिक्स के एक समझ पैदा बिल्कुल जी। वालिद जो होता है वो हद होता है, वो हद, मगर वो भी मोहब्बत से। अगर वहाँ पे जुल्म से हुआ तो जी, that's what I'm coming to, कि बच्चों को पेरेंट्स समझते हैं कि जी रोकना है, जी ये गलत काम है, आप ये नहीं कर सकते। अब अगर आप बच्चे को जितना लाइक यू सेड रोकेंगे, जितना दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, वो बगावत करेगा, वो रिबेल करेगा। मैंने क्या करना है, दिल टूटेगा, बगावत करेगा, दिल मत तोड़े। यहाँ पे एक ये चीज बड़ी जरूरी है कि ये बहुत से तजर्बात से ये बात साबित है कि बच्चों से जिस चीज को रोका जाता है वो आपकी आंखों के सामने तो रुक जाते हैं, लेकिन आपके एक्शंस में वो काम कर रहे होते हैं। स्मोकिंग एग्जैक्टली, उसमें भी हमने किया था, एक नशों पे भी हमने एक शो किया था। आपको सिखाना है कि खुद वो सेल्फ कंट्रोल कैसे अख्तियार करें। एग्जैक्टली, एंड इसी को हम व्हिच ब्रिंग्स अस टू हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जी अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसने टेक ओवर कर लिया, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। हर बच्चे के पास अब आपको फ़ोन नज़र आएगा, जो हमारे ज़माने में जब मैं बड़ी हो रही थी, अब खैर मैं इतनी भी अभी बुढ़ापे में नहीं आई, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमारे पास तो फ़ोन नहीं होता था, और आई एम श्योर घरों में बस एक लैंडलाइन ही होती थी। पेरेंट्स को पता होता था किसका फ़ोन आ रहा है, बच्चे किससे मिल रहे हैं। अगर मुझे किसी फ्रेंड की बर्थडे पे जाना है तो अम्मी ने खुद ही जाके छोड़ना है, पेरेंट्स को मिलना है। एम्बैरेसमेंट तो बड़ी होती थी कि अम्मी दूसरे लोगों की अम्मियां तो नहीं आके देख रही कि वो किससे मिल रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट अफेक्ट्स यू। आपको अपनी हदों का खुद ही एहसास हो जाता है बाद में जाके। तो अब ये जो सारे हमारे सामने साइबर क्राइम्स जिनमें मोस्टली इन्वॉल्व है यूथ,
ठीक है, बिकॉज उनके पास खुली छुट्टी है। अब देखिए एक वर्किंग आदमी के पास तो टाइम नहीं है ना कि वो बैठ के इंटरनेट पे इम्पोस्टिंग कर रहा हो या हैक कर रहा हो, लोगों के अकाउंट्स में हैक कर रहा है, आइडेंटिटीज हैक कर रहा है। यूथ में ये सारा नजर आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि कितने केसेस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं जो इस चीज से कनेक्टेड हैं, साइबर क्राइम से? अच्छा, साइबर क्राइम में असल में जो है ना इसकी कुछ किस्में हैं। उसमें ऐसा है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं और उसके अलावा सोशल इश्यूज भी होते हैं। साइबर क्राइम को आप ऐसे भी ले सकती हैं कि उसको जब मिसयूज किया जाता है और उस वो ब्लैकमेलिंग फैक्टर पे आ जाती हैं चीज़ें, और उसकी वजह से किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन शुरू होता है ना, पैसे का लेन देन शुरू होता है और वो इस सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग होती है और जिसपे बाज़ औक़ात लोग सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। और इस तरह के केसेस हमारे सामने हैं, सोसाइटी में मौजूद हैं। और इस तरीके से रहा है कि आपको प्रॉपरली आप किसी भी कोई भी आईडी पे जाते हैं और यानी बीइंग स्ट्रेंजर आप इंट्रोड्यूस होते हैं और चूंकि एक आपकी वेल होती है और उस वक्त आप नहीं समझ रहे होते कि ये इस सूरत हाल की इंटेंसिटी आगे जाके क्या होगी। बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो या तो ब्लैकमेलिंग होती है और ब्लैकमेलिंग इस लेवल की होती है, या तो उसकी इज्जत पे बनाती है या उसकी जान पे बनाती है। अभी मजीद इस पे बात करते हैं। एक कॉलर है हमारे पास, खदीजा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा खदीजा साहिबा, आप शो देख रही हैं? हाँ, मैं शो देख रही हूँ, मैं माँ के हवाले से जी। अच्छा, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी? चंद माँ की नज़्में पढ़ना चाहती हूँ। जो बच्चे अमूमन कहना नहीं मानते माँ बाप का, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि माँ ऐसी नियामत है जो दुनिया से चली जाती है फिर नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक। मैं इतनी दुखी हूँ, मैंने इसलिए ये नज़्म लिखी जो मैं आप लोग को सुनाना चाह रही हूँ। प्लीज आप शेयर कीजिए खदीजा साहिबा, प्लीज बताइए कि कुछ बताना आप चाहेंगी आगे कि क्या रीजन है इस दुख का? अभी उन औलादों के लिए है जो मैंने नज़्म में लिखी है, और सुने बच्चे याद रखें कि माँ बाप के बाद से कोई इसके नियामत बदल नहीं मिलता दुनिया में। बिल्कुल ठीक कह रही है खदीजा साहिबा, आपकी आवाज़ हमें सही तरह पहुँच नहीं रही। जी, मैंने बहुत सारी टीवी पे पढ़ी हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन मैं तो अल्फाज आप लोग को सुनाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल बताइए। मिल सकेगी ये माँ नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। उसने जन्म दिया है, थैंक यू खदीजा साहिबा, थैंक यू सो मच। आप प्लीज शो देखती रहिए एंड इंशाल्लाह यू विल फील बेटर आफ्टर वाचिंग दिस, आई होप सो। खुदा हाफिज। बहुत ज्यादा दुखी एक इस तरीके की भी वालदा होती हैं कि जिनके यानी ना फरमान औलाद हैं, जिससे इनका इतना दिल दुखा हुआ है और कि इनसे बात तक नहीं की जा रही है। कुछ मेरे जैसे भी बदनसीब लोग होते हैं कि जो होश संभालते हैं अपनी माँ खो देते हैं। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। बिल्कुल कि वो इस उम्र के हिस्से में भी आके कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उनको पता है कि माई के पास जाना है, जिससे शेयर करनी है। उनको माँ की ऐसी याद आ रही होती है कि जैसे 3 साल के बच्चे को तलब हो रही होती है। वो कभी कनेक्शन जा नहीं सकती। केस की हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कहाँ पे हम रुके थे कॉल से पहले? हम ये बात कर रहे थे कि इसमें जो है ना 2 इश्यूज होते हैं। एक फाइनेंशियल इशू होता है कि जिसके थ्रू जाहिर है कि यानी बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू मोस्टली फाइनेंशियल पे ही एंड होता है। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक फेसबुक की एग्जांपल जी मेरी एक दोस्त का अभी रिसेंटली अकाउंट हैक हुआ और जो हैकर है उसने कांटेक्ट किया फिर इनको, क्योंकि उन्होंने एक और अकाउंट बना लिया। अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे भी 2 दफा अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। बीइंग अ पब्लिक फिगर तो आपको पता है बहुत ज्यादा मिसहैप्स हो रहे होते हैं। अच्छा, और उसने ये कहा कि मैं अकाउंट आपको वापस तब दूंगा जब आप मुझे इतनी अमाउंट भिजवाएं, इस अकाउंट में डलवाएं, प्लस पता नहीं मेरे फोन में क्या करवाएं, उसमें वो पैसे डलवाएं, ये करें। तो वो एक लंबी लिस्ट थी वही फाइनेंशियल इश्यूज की। जी ठीक है। तो आपने सही कहा कि हर चीज का बेसिक शायद इसी पे ब्लैकमेलिंग भी एंड इसी पे हो रही है। एग्जैक्टली इसी पे होती है। ये इसमें देखें सूरत हाल ये है कि जब आप सोशल इश्यूज पे आती हैं, ये जो भी फेसबुक के तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसके अल्टीमेट 2 ही गोल होते हैं। या तो वो बेरारवी की का यानी एक तौर होता है, या फिर ये है कि
फाइनेंशियल अचीवमेंट होती है। ये इसमें लोग इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और ये खवातीन के साथ ज़्यादा होता है। लड़कियां आजकल की देखें, बहुत अफसोस के साथ मैं मतलब ये है कि मुझे वो इस्तेलाह इस्तेमाल करनी पड़ेगी, टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, आई मीन कि मीडिया, अब उसको आप लोकल कहें या इंटरनेशनल कहें, असल में हमने एक जो है ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड हमने क्रिएट कर ली है और हम इस ज़िंदगी को 3 आवर्स की एक फीचर फिल्म समझते हैं। वी डोंट नो दी फैक्चुअल फिगर ऑफ दिस लाइफ, और हम ये समझते हैं कि ऐसे ही वक्त है और ऐसे ही गुजर जाएगा और हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकली आते हैं ज़िंदगी में, जब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है, तो आपकी सारी जितनी भी यानी ग्लैमरस चीज़ें होती हैं फिर वो हट जाती हैं आपकी नज़रों से। और उसकी वजूहत ये है कि आए दिन आप कोर्ट्स में देख लें, मैम नोज वेरी वेल के ऑन डेली बेसिस जो है मतलब 35 से 40 खुला हो रही होती है या डाइवोर्स हो रही होती हैं या हम इन इश्यूज पे लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं फारिया के पास, मेरी कराची की एंकर हैं, वो मौजूद हैं ईदी सेंटर में आई बिलीव, एंड उनसे थोड़ा बात, कहाँ मौजूद हैं जी? ईदी सेंटर कराची में मौजूद हैं। और क्योंकि इतनी नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी एक इंस्पिरेशनल चीज़ भी देखें। वापस आएंगे तो हम किसी केस पे ज़रूर बात करेंगे जावेद साहब। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आयशा। आयशा कहते हैं कि अगर शौक हो, मेहनत करने की जुस्तजू हो और सच्ची लगन हो तो इंसान दुनिया में कोई भी काम सर अंजाम दे सकता है। मैं इस वक्त एक ऐसे बच्चे की स्टोरी आपको बता रही हूँ जिसका नाम शहजाद है और जो कि एक हीरो है उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल हैं। इसके हाथ नहीं है, ये हैंडीकैम है, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो आइए शहजाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, आप ये बताइए आप कितने अरसे से ईदी सेंटर में हैं? मैं बचपन से ही हूँ ईदी सेंटर में, और मैंने ईदी सेंटर में काम भी किया है, तालीम भी हासिल की है, कंप्यूटर भी मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके हाथों में प्रॉब्लम है, तो आप जब जाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए या आप जब किसी से कहते थे तो लोगों का क्या रवैया होता था आपके साथ? लोग देख के कुछ गलत भी समझते थे, कुछ सही भी समझते थे, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करता था। लेकिन जब मैंने अपने ऑपरेट करना जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने उल्टा मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप ये चीज़ कर लेते हो। अच्छा, क्या क्या परेशानियां लाहक हुई इस कोर्स को सीखने में? शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मैं ऑफिस में जब बैठने लगा, इसके बाद एक गुल नाम का लड़का है, उसने मुझे कहा कि भाई हार नहीं मानना चाहिए इस चीज़ पे, मैं तुझे ज़रूर सिखाऊंगा। वो सारी उसकी मेहनत थी, उसने मुझे सिखाया। स्कूल में भी मैंने सीखा था कुछ, और जो है मैंने अपने इदारे में भी कंप्यूटर सीखा था, ऑफिस में। अब क्या क्या काम सर अंजाम दे लेते हैं कंप्यूटर के अलावा भी, और कंप्यूटर जो कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं, जरा बताइए। मैं इसमें MS ऑफिस भी कर लेता हूँ, MS वर्ड है, बाकी इंटरनेट वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। ज़रा सा हम ये दिखाना भी चाहेंगे आयशा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और साथ साथ इन्होंने टाइपिंग भी शुरू की हुई है। अच्छा, ये बताइए कि इनको जो बच्चे जो देख रहे हैं आपको, जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं मांगे, और दूसरी बात ये है कि मेहनत करें। मेहनत का फल तो अल्लाह ताला ही देने वाला है, लेकिन ये है कि मेहनत करना भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनके साथ साथ इनके टीचर भी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने अरसे में ये सीखा है। जी आप अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि इन्होंने कितने अरसे में ये कोर्स सीखा है? वालेकुम सलाम। 1.5 से 2 महीनों में इन्होंने कोर्स सीखा है, इन पेज, MS ऑफिस और नेट यूज़ करना। तो आयशा, आपने ये देखा, मैं ये स्टोरी उन बच्चों के लिए है, उन वालिदैन के लिए है जो परेशान हो जाते हैं जब उनके बच्चे हैंडीकैप होते हैं या डिसेबल होते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो माशरे में कुछ कर नहीं सकते। तो वही बात है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ और सच्ची लगन हो। जी आयशा। जी थैंक यू फारिया, थैंक यू सो मच। बहुत मोटिवेशनल एक इंटरव्यू था, एंड अभी हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मज़ीद बात करेंगे कुछ इंटरनेट अब्यूज़ और साइबर क्राइम्स पे, एंड ऑल्सो पेरेंटल गाइडेंस। तो ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा।